हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, जो लोकतंत्र के 3 मूल सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं? इसके 3 मूल सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, ये 3 जो हैं, ये लोकतंत्र के तीनों मूल सिद्धांत हैं। और बाद में कुछ टाइम बाद भारत देश में, अपने देश में 3 और सिद्धांत जोड़े गए। पहला है न्याय, दूसरा समाजवाद और तीसरा धर्मनिरपेक्षता। मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इन सभी का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है फ्रीडम, जिसे हम स्वतंत्रता बोलते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत यही है, स्वतंत्रता। अगर हम इसके अनुसार देखें तो हर एक मनुष्य संसार की बहुमूल्य वस्तु है। ठीक है, वह स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र रहना चाहता है। मतलब उसे अपने विकास से विचार करने और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान को अपना खुले मन से विकास करना, ठीक है, अपने खुले विचारों को अभिव्यक्त करना, इन सब की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। लोकतंत्र किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर, या किसी समाज को दूसरे समाज पर, या फिर किसी राज्य को दूसरे राज्य पर आधिपत्य जमाने का अधिकार नहीं देता है। कहने का मतलब अपना हुक्म जमाना या अपना अधिकार जबरदस्ती जमाना, इन सब चीजों का अधिकार नहीं देता है लोकतंत्र हमारा। ओके, तब कहना ना होगा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अर्थ अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करना होता है। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही स्वतंत्रता के बारे में ढूंढ रहे हैं, आप अपनी ही स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दूसरों की भी स्वतंत्रता की रक्षा करना ही हमारा लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समानता, मतलब इक्वेलिटी। देखिए, समानता लोकतंत्र का दूसरा मूल सिद्धांत है। यह मनुष्य में जाति, धर्म, लिंग और अर्थ आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। देखिए, समानता मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी मतलब एक समान, एक बराबर सबको देखना। ठीक है, सबको अधिकार कैसा देना? एक बराबर देना, जहाँ पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, चाहे वो जाति अलग अलग जाति का हो, या अलग धर्म का हो, या लिंग अलग हो, या फिर अर्थ, इन सबको क्या होना चाहिए? इन सब के बीच में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। इन सबको एक समान अवसर, एक समान अधिकार मिलने चाहिए। यही समानता कहता है। यही हमारे भारत देश का लोकतंत्र समानता है। ठीक है, अब यह मनुष्य को उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के समान अधिकार देने पर बल देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह व्यक्ति में भेद नहीं करता और सबको अपना अपना विकास करने में समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है। लेकिन समान अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बंधे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समान अधिकार दे दिया गया है बट आप कर्तव्य नहीं कर रहे, तो समान अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्य भी करना है। अपने अधिकार की रक्षा हेतु मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। जब लोकतंत्र समानता की बात करता है तो वह बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक क्षेत्र में सबको मताधिकार देने पर बल देता है। ओके, सामाजिक क्षेत्र में सबको अपने अपने विकास करने के समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है। तो ये है हमारा समानता। आगे चल, देखिए, आर्थिक क्षेत्र में समाज की प्रत्येक वस्तु पर समाज का समान अधिकार निश्चित करता है और सबको उत्पादन एवं उद्योग आदि के लिए समान सुविधाएं देने की बात करता है। धार्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है और सांस्कृतिक क्षेत्र में सबको अपनी अपनी संस्कृति के संरक्षण और विकास की स्वतंत्रता देता है। यह तभी संभव है जब लोग अपने हित के साथ साथ दूसरों के भी हित के बारे में ध्यान रखें।
अब देखिए, समानता कहने का मतलब सिर्फ बातों में समानता नहीं है, सिर्फ धर्म में ही समानता नहीं है, बल्कि आपको हर जगह समान सुविधाएं दी गई है, चाहे तो वो उद्योग हो या उत्पादन हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्र में आपको अधिकार, समान अवसर दिए गए हैं। अब धार्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, सबको अपने सांस्कृतिक क्षेत्र को संस्कृति के संरक्षण का विकास करना, विकास की स्वतंत्रता, इन सब की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन साथ ही साथ सबको ये भी ध्यान देना है कि अपने हित के साथ साथ दूसरों के भी हित के बारे में ध्यान रखें। तो ये है हमारा समानता। आगे है भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व क्या है? लोकतंत्र मनुष्य के विचारों की भिन्नता का आदर करता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म और अपनी संस्कृति के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, परंतु किसी भी स्थिति में किसी को दूसरे के मार्ग में बाधक नहीं बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर एक मनुष्य को अपना धर्म, अपनी संस्कृति के अनुसार जीने की स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन ये नहीं कि आप किसी दूसरे इंसान या दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके लाइफ में एक तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको आपकी लाइफ के लिए स्वतंत्रता पूरी तरह से है, आपका धर्म, आपकी संस्कृति आपके ही अनुसार होगी और आपको समान अवसर मिलेगा, लेकिन आपको इसके साथ साथ दूसरे के लिए बाधक नहीं बनना है। यह स्थिति तभी पैदा हो सकती है जब हम जाति, धर्म, लिंग और अर्थ आदि के आधार पर विकसित किसी भी भेद को स्वीकार ना करें। सब एक दूसरे को अपना भाई समझे, सब एक दूसरे से प्रेम करें और सब एक दूसरे के विकास में सहयोग करें। इसे ही दूसरे शब्दों में भ्रातृत्व कहते हैं। लोकतंत्र मानव मात्र में इस भावना को देखना चाहता है। अब देखिए, भ्रातृत्व कहने का मतलब है भाईचारा होना। तो हमें आपस में क्या करना है? एक दूसरे से भाईचारे का संबंध रखना है, एक दूसरे से प्रेम का संबंध रखना है, जिससे कि हमारे संस्कृति का विकास हो सके। हमारे देश के साथ साथ हमारी संस्कृति का विकास तभी होगा, हमारे धर्म का विकास तभी होगा जब भ्रातृत्व की भावना हमारे अंदर होगी। ठीक है, तो इसका भ्रातृत्व की भावना को उजागर करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। यह स्थिति तभी पैदा हो सकती है जब हम जाति, धर्म, लिंग और अर्थ के आधार पर विकसित किसी भी भेद को स्वीकार न करें, सब एक दूसरे को अपना भाई समझें और सब एक दूसरे से प्रेम करें और सब एक दूसरे के विकास में सहयोग करें। इसे ही दूसरे शब्दों में भ्रातृत्व कहते हैं। लोकतंत्र मानव मात्र में इस भावना को देखना चाहता है। वह सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करता है। उसके अनुसार संसार की किसी भी समस्या का हल युद्ध द्वारा अपितु विचार विमर्श द्वारा समझौते करके किया जाना चाहिए। देखिए, भ्रातृत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें अगर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी समस्याओं का हल ढूंढना है, तो ये ना करें कि हम उनसे तुरंत युद्ध करने लगे या लड़ाई झगड़ा करने लगे। युद्ध के बजाय हम ये चुने कि हम उनसे डिस्कशन करें, विचार विमर्श करें और समझौता करके अपने युद्ध को वहीं पे विश्राम दें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढें। ठीक है, आगे है न्याय। तो देखिए, न्याय अभी तो हमने आगे पढ़ लिया कि सबसे पहले स्वतंत्रता, फिर समानता, उसके बाद भ्रातृत्व। स्वतंत्रता हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, रहने का स्वतंत्रता, खाने का स्वतंत्रता और घूमने का, टहलने का, बातचीत करने का, इन सब की स्वतंत्रता होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और समानता क्या है? समानता की मांग वो हमारे जागरूकता का प्रतीक है कि भाई हमें भी समान मिलना चाहिए अवसर, हमें भी जीने का अधिकार है, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो हमें भी समानता होनी चाहिए। तो समानता क्या है? समानता की मांग हमारा जागरूकता का प्रतीक है और इन सब का विकास करने के लिए भ्रातृत्व के विकास की आवश्यकता होगी, भाईचारे की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ये बात भी सत्य है कि हर एक मनुष्य कहीं न कहीं, हर एक मनुष्य पार्श्विक वृत्तियां लेकर पैदा होता है। चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, उसके अंदर
अपने आगे, ठीक है, अपने आगे कहीं ना कहीं स्वार्थ होता ही होता है, मतलब अपनी भलाई के लिए उसके अंदर स्वार्थ छिपा होता है। तो स्वार्थ के आगे परमार्थ को वो भूल जाता है और उस स्थिति में दूसरों के हित की रक्षा नहीं होती है। लोकतंत्र इस न्याय स्थिति से निपटने के लिए न्याय की व्यवस्था करता है। उसके अनुसार विवाद की स्थिति में व्यक्ति अथवा समूह को अपने अधिकार की रक्षा हेतु बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलना चाहिए। न्याय देना हमारे समाज राज्य का उत्तरदायित्व है। ठीक है, आई होप आपको न्याय अच्छे से समझ में आया हो। काफी इजी लैंग्वेज में आपको लिखा गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है समाजवाद। ठीक है, अब देखिए जो समाजवाद शब्द है ये इसका प्रयोग दो संदर्भों में किया जाता है। पहला संदर्भ है समाज की संरचना और दूसरा संदर्भ है आर्थिक। ओके, तो आर्थिक और समाज की संरचना के बारे में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाज की संरचना के अकॉर्डिंग समाजवाद का क्या अर्थ है। तो समाज की संरचना के अकॉर्डिंग समाजवाद का अर्थ है कि वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज कहने का मतलब कि ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग ये सभी किसी के आधार पर भेदभाव ना किया जाता हो और सभी को एक समान अवसर मिले हो, सभी को एक समान दर्जा प्राप्त होता हो, उसी को हम समाज की संरचना कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये है समाजवाद। अब आर्थिक के अकॉर्डिंग देखते हैं समाजवाद क्या है। तो आर्थिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो समाजवाद है उसको तीन बातों पर बल दिया गया। पहला बात है कि यह देश की संपूर्ण संपत्ति का राज्य का स्वामित्व होगा और दूसरा यह कि सभी व्यक्तियों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए और तीसरा यह कि शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम कार्यों के पारिश्रमिक में न्यूनतम अंतर हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो फिजिकली वर्क कर रहा है और जो मेंटली वर्क कर रहा है उन दोनों की सैलरी समान है या उन दोनों को पारिश्रमिक समान दी जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फिजिकली वर्क कर रहा है और जो मेंटली वर्क कर रहा है उन दोनों की पारिश्रमिक में अंतर होना चाहिए। ये है समाजवाद। परंतु आज संसार में समाजवाद के कई रूप दिखाई देते हैं। भारतीय समाज लोकतंत्री सिद्धांतों और गांधी जी के सर्वोदय दर्शन पर आधारित वह समाजवाद है जो व्यक्ति व्यक्ति में जाति, धर्म और अर्थ आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता और व्यक्तियों के बीच की आर्थिक विशेषताओं को दूर करने के लिए बल प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्यवाही के स्थान पर शांतिपूर्वक कार्यों का समर्थन करता है। तो ये था हमारा समाजवाद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ये हमारा आखिरी भारतीय लोकतंत्र का सिद्धांत है। तो हमारे सिद्धांत के अनुसार भारत में राष्ट्रीय धर्म नाम का कोई धर्म नहीं होता है। देखा जाए तो हमारा जो भारतीय संविधान है उस संविधान में राष्ट्रीय धर्म का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग भारत देश के निवासी हैं, भारतीय हैं। तो इसलिए हम पर्टिकुलर किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं कह सकते हैं। भारत देश का सभी धर्म है, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होगा और वह धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं बरतेगा। लोगों को अपने धर्मों को मानने और उनका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, परंतु राज्य प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म के प्रचार कार्य में भाग नहीं लेगा। ओके, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो राज्य है या फिर सरकार है, ओके, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में भाग नहीं लेगा। ये अलग अलग धर्म के समाज के लोग वो अपने अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वो उस चीज का संरक्षण करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से वो उस चीज में भाग नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ तक कि राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, कहने का मतलब कि जो स्कूल कॉलेज है इन सब में भी
कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी एक गैर कानूनी होगा। ठीक है, हमारा भारतीय लोकतंत्र इसी धर्मनिरपेक्षता का हामी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। काफी आसान भाषा में हमने ये नोट्स बनाया था आपके लिए। फ्रेंड्स, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguided.in पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए भी आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।